तो आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही चुके होंगे, आज हम आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे जो आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 का 7वां प्रश्न पत्र है, वो सॉल्व करवाएंगे। जो कि ये देखिए 19 जनवरी 2017 को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक, तो इससे पहले हमने जो एनटीपीसी सीवीटी 2 के 6 प्रश्न पत्र हैं उनको सॉल्व करके फुल डिटेल में हिंदी लैंग्वेज में अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना के उस पर अपलोड कर दिया है। तो जो भाई लोग अगर वो वीडियो नहीं देखें तो पहले वो जाकर वहाँ कंप्लीट वीडियो देख लें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर दे रखा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2664 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 74 है तो उनका महत्तम समापवर्त क्या होगा। तो देखिए इजी क्वेश्चन है। इसमें फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। बस इसी पे सारी वैल्यू रख देना है बस। तो इसमें देखिए जो दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है वो दे रखा है 2664 और जो एलसीएम दे रखा है वो दे रखा है 74 और हमको एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2664 अपन 74। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 36 आएगा। एचसीएफ हमारा 36 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड पे चलते हैं। इसमें दे रखा है ऋण के लिए समपार्श्विक सुरक्षा क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताने से पहले हम बताना चाहेंगे ये समपार्श्विक क्या होता है। तो समपार्श्विक का मतलब होता है जब हम बैंक से या किसी व्यक्ति से लोन लेते हैं तो कुछ वस्तु गिरवी रखते हैं सिक्योरिटी के तौर पर, तो उसी को जो हम लोग गिरवी वस्तु रखते हैं उसी को हम लोग संपार्श्विक वस्तु बोलते हैं या संपार्श्विक सुरक्षा बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, उधारकर्ता की संपत्ति। ठीक है, उधारकर्ता मतलब होता है जो लोन लेने वाला। उधारकर्ता लोन लेने वाला होता है और ऋणदाता किसको कहते हैं, वो लोन देने वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है जैसे कि आपसे पूछ सकता है सीवीटी 2 में कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे शक्तिकांत दास जी हैं आरबीआई के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। इसमें दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरका का प्राथमिक घटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक। जो एसिटिक है वो सिरका का प्रारंभिक घटक है। ठीक है, तो अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड जो शर्करा और इथेनॉल के किण्वन द्वारा बनाया जाता है। तो ये आप लोग याद रखना, शर्करा या इथेनॉल के किण्वन द्वारा एसिटिक एसिड को बनाया जाता है जिसको हम लोग सिरका बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे दे रखा है 26 जनवरी 2002 के कानून के आधार पर भारतीय तिरंगे को उड़ाने के नियमों के संबंध में क्या सच नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। इसमें देखा निजी नागरिकों को अपने क्षेत्र पर झंडा फहराने का कोई अधिकार नहीं है। तो देखिए ये हमारा सच नहीं है क्योंकि अपने निजी अधिकारों के लिए हम लोग झंडा फहराते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इस जो फ्लैग्स, इंडियन फ्लैग से एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। तो आपसे अगर ये पूछ ले कि सबसे पहला व्यक्ति या महिला कौन सी है जो विदेशी भूमि पर ध्वज फहराने वाली भारतीय व्यक्ति बनी थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम फीकाजी रुस्तम कामा, जो है ये 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ड में विदेशी धरती पर ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति थी। ठीक है, पहली व्यक्ति या पहली महिला एक ही चीज़ है। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है एथलीट्स के अनुशासन में 2016 का अर्जुन पुरस्कार किसने जीता था। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ललिता बाबर। तो ये देखिए 2016 का करंट अफेयर है। तो इससे हम लोग ये आइडिया लगा लेंगे कि वैकेंसी जो आई थी वो 2016 में आई थी और इसका एग्ज़ाम हुआ था 19 जनवरी और 2017 में। तो एक साल पहले का करंट अफेयर पूछा गया था। ठीक, तो हम इस टाइम 2022 में होगा तो 2021 का करंट अफेयर आप लोगों को बता देते हैं अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। तो 2021 में देखते हैं जो अर्पिंदर सिंह है, ये एथलीट्स में अर्जुन पुरस्कार इनको मिला है, अर्पिंदर सिंह को। और जो अंकिता रैना है इनको लॉन टेनिस में अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो ठीक इसी तरीके से हम कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं अर्जुन पुरस्कार विनर उनके भी नाम देख लेते हैं। तो जैसे सिमरजीत कौर हैं, इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला है मुक्केबाजी में। संदीप नरवाल को कबड्डी में मिला है। अभिषेक वर्मा जो है उनको निशानेबाजी में मिला है। और कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनको भी देख लेते हैं। तो जो शरद कुमार ये पैरा एथलीट्स हैं, तो इनको भी मिला है अर्जुन पुरस्कार 2021 में।
और जो हमारे योगेश कुमार हैं इनको भी एथलीट्स में मिला है, तो निषाद कुमार को भी एथलीट्स में, प्रवीण कुमार भी हैं और दीपक पुनिया को भी मिला है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। जो भवीना पटेल हैं इनको भी देखिए मिला है अर्जुन अवार्ड। तो ये नाम आप लोग याद भी रखना और इनका खेल भी आप लोग याद रखना कि किस खेल को ये खेलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है। जैसे पूछ लिया 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें पूछ लिया कि इनमें से कौन सी टेबल टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। तो उसमें 3 नाम जो होंगे वो टेबल टेनिस से रिलेटेड नहीं होंगे, बट एक नाम जैसे दे दिया भवीना पटेल, तो भवीना पटेल टेबल टेनिस से रिलेटेड होंगी। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन बना देता है जो एनटीपीसी है। तो इसी तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है फूल, कली, समानुपात पौधा, फिर रिक्त स्थान दिया है। तो देखिए कली से फूल बनता है और बीज से पौधा बनता है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बीज। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम कौन सा है। तो इसमें देखिए इस तरीके का क्वेश्चन अगले सेट में भी पूछा गया था, तो हमने उसमें एक जो बेसिक मेथड होता है वही आपको बताए थे। तो देखिए यहाँ पर भी हम आपको बेसिक मेथड ही बताएंगे। तो सबसे पहले जो ऑप्शन फर्स्ट है उसी को हम लोग ले लेते हैं, ठीक। तो ऑप्शन फर्स्ट में जो है 17/24 और 3/4, 2/3। अब इनका जो बेस है, जो हर है, हर सबका बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए 24, 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 24 एलसीएम आ जाएगा। तो अब सबका हम जो हर है वो सेम कर देंगे। तो यहाँ 24 17/24 होगा, 3/4 है। 4 को 24 बनाने के लिए इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो 6 से जब बाहर में किए हैं मल्टीप्लाई, तो 6 से अंश में भी करेंगे मल्टीप्लाई। उसी तरीके से 2/3 है, 3 को 24 बनाने के लिए हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब इस तरीके से हो जाएगा हमारा 17/24 पहला भिन्न जो, और दूसरा हो जाएगा हमारा 18/24 और तीसरा हो जाएगा हमारा 16/24। तो अब इस तरीके से हमारे जो हर हैं वो हर 24 सब में सेम हो गया, बराबर है। तो अब हमको आरोही क्रम में लिखना है। तो हम जो अंश है अंश देखेंगे, सबसे छोटा अंश जो जिसका होगा वो हम पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा अंश 16 है, तो पहले नंबर पे ये भिन्न आएगी। फिर दूसरे नंबर पे 16 से बड़ी संख्या 17 है, तो दूसरे नंबर पे ये भिन्न आएगी और तीसरे नंबर पे ये भिन्न आएगी। तो अब चलिए देखिए 16/24 का जो मूल भिन्न है वो कौन सी है, तो 2/3 है, ठीक है। 2/3 है, तो 2/3 को हम लोग पहले देखो यहाँ लिखा गया है। फिर दूसरे नंबर पे 17/24 है, तीसरे नंबर पे ये 18/24 की मूल भिन्न है 3/4। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 100 रुपये निवेश करती है, दूसरे वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये हम अभी 6 सेट सॉल्व करवा चुके हैं, तो जिनमें से लगभग 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इसके 2 मेथड होंगे। एक मेथड होगा कि जैसे इसमें अगर बोल दिया जाए जैसे फर्स्ट ईयर 2 साल में मतलब पैसे जमा कर रही है ना, तो फर्स्ट ईयर में पैसा कितना जमा कर रही है और सेकेंड ईयर में कितना पैसा जमा कर रही है वो अलग अलग हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले साल में हम लोग जो महिला है वो पहले साल में 100 रुपया जमा करेगी और दूसरे साल में भी 100 रुपया जमा करेगी। लेकिन जब पहले साल में जमा करेगी तो 100 रुपये का इसको 5% का ब्याज भी मिलेगा, 100 रुपये पर 5% का ब्याज मिलेगा। तो इस तरीके से इसको पहले साल का जो अमाउंट है वो 105 रुपया हो जाएगा। और दूसरे साल भी वो 100 रुपया जमा करेगी, दूसरे साल के स्टार्टिंग में 100 रुपया जमा करेगी और 100 रुपये पर इसको 100 रुपये का 5% इसको ब्याज भी मिलेगा। तो इस तरीके से इसका भी 105 रुपया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये 105 रुपया जो ये 105 रुपया है इसका भी इसको दूसरे साल में इसका ब्याज भी मिलेगा इसको, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का जो 105 रुपया है वो प्लस में 105 का 5% ब्याज भी मिलेगा इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा 105 प्लस 105 का 5% हो जाएगा 5.25, ठीक। तो दूसरे साल का जो अमाउंट होगा ये वाला होगा और प्लस में ये वाला, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 105 210 हो जाएगा प्लस में 5.25, इस तरीके से 215.25 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से एक मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक और दूसरा मेथड है
वो भी देख लीजिए। दूसरे मेथड में हम लोग जो पहले साल में रकम जमा की जाएगी 100 रुपया, तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो जो फर्स्ट ईयर है और सेकेंड ईयर, इसमें 2 फार्मूले लगेंगे। तो फर्स्ट ईयर में हमारा चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला लगेगा, तो अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100, और n यहाँ पर 2 साल हो जाएगा। n जो टाइम है वो 2 साल हो जाएगा। प्लस में जो दूसरे साल जो पैसा 100 रुपया जमा किया जाएगा उस पर केवल सिंपल इंटरेस्ट ही लगेगा, क्योंकि दूसरे साल के स्टार्टिंग में जमा किया जाएगा और अंत में वही पैसा बताना है, तो सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट ही लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, तब भी आ जाएगा हमारा उतना ही रुपया आ जाएगा। तो आप लोग इस मेथड को आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखना एक बार। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है R.K. नारायण पुस्तक के लेखक नहीं हैं। देखिए पुस्तक, आप लोग कंफ्यूज मत होना, देखिए कि कहाँ से पुस्तक के राइटर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये बता दें इसका आंसर देने से पहले कि आप लोग पुस्तक के राइटर कहाँ से किस तरीके से पढ़ेंगे। तो जैसे 2021 में लिटरेचर में जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला है। इनको ह्यूमन एंड डेथ के लिए मिला है, इस पुस्तक के लिए ह्यूमन एंड डेथ के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो अब जैसे इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अब्दुल रज़ाक की पुस्तकें पूछ सकता है, तो अब्दुल रज़ाक की पुस्तकें आप लोगों को पढ़ के जाना है, करंट में है ये, ठीक है, 2021 के। फिर अब से बात करते हैं जो 2021 में न्यू फेमस जो पब्लिश हुई हैं बुकें, उनके ऑथर के नाम हम लोग पढ़ के जाएंगे। और अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में लिटरेचर में सबसे बड़ा जो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको मिला है उनकी पुस्तकें हम लोग पढ़कर जाएंगे। और जैसे हमारे अब्दुल कलाम जी हैं, उनकी पुस्तक पढ़ लें। नीति आयोग के अध्यक्ष जो अमिताभ कांत जी हैं, उनकी पुस्तक पढ़ लें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंपॉर्टेंट पुस्तकें पढ़ के जाएंगे। और जो बुकर प्राइज़ किनको मिला है, तो जिनको मिला है उनकी पुस्तकें हम लोग पढ़ कर जाएंगे, किस बुक पर मिला है वो सब पढ़ कर जाएंगे। तो उसी से हमारे जो राइटर पूछे जाएंगे, बस इतने से ही पूछेंगे, इससे बाहर के राइटर कहीं नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा R.K. नारायण पुस्तक के लेखक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू लिव्स एंड अ वर्ड। ऑप्शन नंबर जो 3rd है ये सही हो जाएगा हमारा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है जो हेनरी बेकरल हैं किसकी खोज से जुड़े हैं, ठीक है। तो ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हेनरी बेकरल जो है वो रेडियो धर्मिता से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट है। बट हम लोग जो ऑप्शन 3 हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसे जेनेटिक्स हैं, तो जेनेटिक्स के जो पिता हैं वो कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ठीक है। तो और अगर आपसे पूछे कि जो इंडक्टेंस, ऑप्शन नंबर 3 है, इंडक्टेंस के पिता कौन है, तो जोसेफ हेनरी हैं। और चालकता के कौन है, स्टीफन ग्रे हैं। तो इस तरीके से आप लोग इनको भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे दे रखा है यदि कम को EMOC के रूप में कूटित किया जाता है तो ट्रेन को किस प्रकार कूटित किया जाएगा। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो जैसे इसमें दे रखा है COME को कूटित किया जाता है। कूटित कैसे किया जा रहा है, बस इसको पलट के उल्टे से लिखना है। जैसे पहले अब E को लिखेंगे, फिर उसके बाद M को लिखेंगे, फिर O को लिखेंगे, फिर लास्ट में C को लिखेंगे। तो उसी तरीके से बोल रहा है ट्रेन को किस तरीके से लिखा जाएगा, लास्ट में N होगा, ट्रेन को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो इजी है, आप लोग कर लेना। जैसे इसमें E जो है उस सबसे पहले लिखा गया था, तो N, फिर उसके बाद I, फिर ART। इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो मैच हो रहा। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलते हैं। इसमें दे रखा है रिक्त स्थान एक ही स्पर्धा में लगातार 4 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले नवीनतम खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 2 है, माइकल फेल्प्स। ये जो 2016 में सॉरी बहुत ही फेमस थे, चर्चा में थे, क्योंकि ये जो माइकल फेल्प्स हैं इनको अभी तक ओलंपिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण पदक मिल चुके हैं। तो अगर आपसे पूछ ले माइकल फेल्प्स को कितने स्वर्ण पदक मिले हैं, तो 23 पदक इनको अभी तक मिल चुके हैं। और अगर व्यक्तिगत इनको 13 अलग से मिले हैं, व्यक्तिगत स्पर्धाओं में इनको ओलंपिक स्वर्ण पदक 13 अलग से मिले। तो सबसे ज़्यादा पदक पाने वाले जो है माइकल फेल्प्स है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे 2016 में, इसलिए करंट अफेयर में इनको पूछा गया था, ठीक है। तो इन जो ऑप्शन है इसमें अगर उसेन बोल्ट के बारे में पूछ ले तो उसेन बोल्ट को इनको 8 बार स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है। लेकिन ये इस समय जो है संन्यास ले चुके हैं। और जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये लरीशा जो है इनको 14 बार ओलंपिक पदक मिला है और 4 बार इनको टीम पदक मिला है, 4 बार टीम पदक मिला है। और जो दीपिका कर्माकर हैं, ये देखो इंडिया से हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीपिका कर्माकर
इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि जो दीपा कर्माकर हैं पहली भारतीय जिम्नास्ट हैं, ठीक है, जिनको पदक मिला है। इसलिए इनको याद रखना कि सबसे पहली जिम्नास्ट जिनको पदक मिला है, तो पूछे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दीपा कर्माकर, जो है इनको सबसे पहली बार भारतीय जिम्नास्ट में पदक मिला है। ठीक, तो हम लोग जो आप क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा है कि सरल कीजिए, इजी क्वेश्चन है, तो पहला जो ब्रैकेट है इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 3×9x, एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 9x को ऐड करेंगे तो माइनस का 11x हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। इसमें दे रखा संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए ताकि तदनुसार व्यवस्थित किए गए अक्षर एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बन जाएं। ठीक है, तो देखिए इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ हिंट दे दिया है। ठीक, अगर हिंट हम लोग देखें तो जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में स्टार्टिंग का जो है वो 5 है, 5 नंबर दे रखा है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में जो शब्द बनाना है उसमें स्टार्टिंग में 5 हो और लास्ट में 4 होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 5 का मतलब, स्टार्टिंग में 5 का मतलब 5 मतलब बी और 4 मतलब वाई, तो स्टार्टिंग में बी होना चाहिए और लास्ट में वाई होना चाहिए। तो अब हमको सोचना है कि इतने सारे जो लेटर्स दे रखे हैं इनसे कौन सा शब्द बनेगा, तो हमारा हो जाएगा ब्यूटी। ठीक है, तो ब्यूटी हमारा हो जाएगा, ब्यूटी मतलब सुंदर होता है। तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन है। अब ई कौन से नंबर पे है, तो ई हमारा तीसरे नंबर पे, ए जो है 6 नंबर से दर्शाया गया, यू को 1 से दर्शाया गया और टी को 2 से। इस तरीके से हमारा कोड बन गया जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट से मैच हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दे रखा है यूरेनियम को परिष्कृत करने और परमाणु बम बनाने का तरीका जानने के लिए 1940 के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिक एकत्रित हुए, उनके काम को क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनहट्टन परियोजना। जो मैनहट्टन परियोजना थी ये हमारे परमाणु बम बनाने से रिलेटेड है। ठीक, तो परमाणु बम से भी कुछ क्वेश्चन अगर यहाँ पर आ गया है तो हम लोग जान लेते हैं। तो परमाणु बम से रिलेटेड अगर पूछे कि परमाणु हमला सबसे पहले किस देश पे किया गया था, ठीक है, तो सबको ये पता होगा, फेमस क्वेश्चन है कि सबसे पहले अमेरिका ने जापान पर जो है नागासाकी में परमाणु हमला किया था। ठीक है, लेकिन आपसे डेट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर डेट आपसे पूछे कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर किस डेट को मतलब परमाणु हमला किया था, तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु हमला हुआ था, हिरोशिमा पर। ठीक है, और 3 दिन बाद फिर से 9 अगस्त 1945 को ही नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु हमला किया था, नागासाकी पर। बट इसका रीज़न क्या था, अमेरिका ने क्यों मतलब परमाणु हमले जापान पर किया था, तो ये भी आप लोग जान लीजिए। जो सबसे पहले जो जापान था, तो जापान ने जानबूझकर सबसे पहले अमेरिका पर हमला किया था। ठीक है, तो जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो 1941 में जो अमेरिका के सैनिक 9 सैनिक जो अड्डे थे, तो जापान ने उस पर चुपके से हमला किया था। तो उसमें कई सारे सैनिक, अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और जो उनके हवाई अड्डे थे, एयरफोर्स थे और जो शिप थी कई सारी नष्ट हो गई थी। तो जो अमेरिका है उसका बदला लेने के लिए जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए द्वितीय विश्व युद्ध भी आ गया, तो हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध की डेट भी याद रखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था हमारा वो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। ठीक है, अगर हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो ये 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है जानकारी के निम्नलिखित संग्रह को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो चलिए इसमें जानकारी जो दी है नीचे वो हम लोग उसको पढ़ते हैं और साथ साथ में कोशिश करेंगे कि जो डायग्राम इससे बन पा रहा है उसको हम लोग ड्रा करेंगे। तो इसमें पहला जो कथन दे रखा है, इसमें दे रखा है रेखा सुनीता से छोटी है लेकिन रीना से बड़ी है। तो चलिए हम लोग रेखा जो है वो सुनीता से छोटी है, सुनीता से
छोटी है लेकिन रीना जो है रीना से बड़ी है। तो रीना से हमने बड़ी कर दिया है, जो रेखा है रेखा को रीना से बड़ी लेकिन सुनीता से जो है छोटी कर दिया है। और कथन सेकंड पे चलते हैं, उसमें देख कथन सेकंड में रीना गायत्री से बड़ी है। रीना जो है ये गायत्री से बड़ी है, ठीक है। तो रीना जो है गायत्री से बड़ी है, तो हम लोग गायत्री को बना लेंगे। गायत्री जो है गायत्री रीना जो है वो गायत्री से बड़ी है, तो रीना को हम लोग छोटी ही रखेंगे। फिर हम लोग कथन थर्ड पे चलते हैं, इसमें देखा शर्मिला रीना से बड़ी है। जो शर्मिला यहाँ पर है मान लेते हैं वो क्या है, रीना, ये रीना है हमारी, तो रीना से बड़ी है, ठीक है। रीना से बड़ी है लेकिन रेखा से छोटी, तो रेखा से छोटी है तो रेखा को और बड़ा कर देंगे। रेखा से छोटी है तो उसमें बताना सभी में सबसे छोटा कौन है। तो देखिए इसमें 5 लोगों के नाम दे रखे हैं, तो इसमें से सबसे छोटा जो है हमारा गायत्री हो जाएगा, सबसे छोटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 गायत्री। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग चलते हैं। इसमें दे रखा अक्षत लोकेश से दुगना अच्छा टाइपिस्ट है और एक साथ हुए किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करते हैं। लोकेश अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। तो देखिए इजी क्वेश्चन है। इसमें जो पहले तो इसमें जो एफिशिएंसी दे रखी है दोनों लोगों की, तो हम लोग मान लेते हैं जो अक्षत है, ए फॉर अक्षत और एल फॉर लोकेश। तो हम लोग मान लेते हैं जो अक्षत है उसकी वो दुगना, मतलब उसमें देखा दुगना अच्छा टाइपिस्ट है, तो हम लोग मान लेते हैं अक्षत कोई काम एक दिन में 2 काम करता है, तो लोकेश उसी काम को एक दिन में 1 काम करेगा। तो ये इनकी एफिशिएंसी दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक। फिर आगे ये भी दे रखा है कि अगर ये दोनों लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 21 दिनों में काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर ये दोनों लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे, एक दिन में 3 काम करेंगे, लेकिन इनको 7 दिन में कंप्लीट भी कर लेंगे। तो इस तरीके से 21 काम हमारे आ जाएंगे। कितने? 21 काम आ जाएंगे। अब 21 काम आ जाएंगे तो उसमें ये पूछ रहा है लोकेश जो है वो अकेले अगर काम को करना चाहता है तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो भाई एक लोकेश जो एक दिन में 1 काम करता है और 21 काम है, तो 21 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो दिनों की संख्या आ जाएगी हमारी। तो 21 दिन लगेंगे हमारे लोकेश को, 21 दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। अगर वहीं पर अक्षत को पूछता अक्षत कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो अक्षत को हम अक्षत एक दिन में 2 काम करता तो 2 से डिवाइड कर देते, तो उसका आ जाता है आंसर 10.5 दिन में काम को कंप्लीट करता, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक नेविगेशन उपग्रह है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कौन सा नेविगेशन उपग्रह है, तो अगर फुल फॉर्म यहाँ पर अगर सबका पता हो तो आसानी से आप लोग राइट आंसर टिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें जो GSLV, तो इसका फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जो IRNSS ऑप्शन नंबर 3 है इसका फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो इसमें नेविगेशन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका SLV-3, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। तो चलिए शॉर्ट में हम लोग इसरो के बारे में जान लेते हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर आपसे पूछे इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके संस्थापक जो हैं वो विक्रम साराभाई हैं। और ये कब स्थापित किया गया था, तो ये 15 अगस्त 1969 में स्थापित किया गया था। और इसके प्रेजेंट टाइम पर अगर अध्यक्ष की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पर इनके अध्यक्ष जो हैं के सिवन हैं। और अगर इनकी सब्सिडरी पूछे इसरो की सब्सिडरी, तो उसका नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो ये प्लस पॉइंट आप लोग याद रखना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 पे दे रखा है 18 पुरुषों ने 25 दिनों में एक टैंकर का निर्माण किया, 10 पुरुषों को कितने दिन लगेंगे। तो देखिए इजी क्वेश्चन है। हमारा जो फार्मूला होता है M1D1H1 अपॉन में W1 इक्वल टू, इसी फार्मूले से हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फट दे इसको करके दिखाते हैं। तो हमारा जो M1 है, तो मेन जो है हमारे 18 आदमी 25 दिन में काम कर डालते हैं, तो उसी काम को 10 आदमी कह रहा है कितने दिनों में करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम दिनों की संख्या निकाल लेंगे। तो हमारा जो दिन की संख्या है वो आ जाएगी 18 गुणे 25/10 बराबर 45 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 45 दिन, ठीक। अगर यहाँ से नहीं, अगर आप लोगों को ये जो MDH वाला फार्मूला याद करने में कुछ तकलीफ हो रही हो, अगर भूल जाएं, तो हम एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पर। जो
एच, मेन वन और या डी से दिन हो जाता है हमारा डे, एच से हावर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा जो मसाला है वो बहुत फेमस है, फ़ोटो देख लीजिए मसाला का, जो MDH मसाला है। तो MDH मसाले से अगर आप लोग सब्जी बनाते हैं तो इससे भी देखिए बहुत सारे पॉइंट जो हैं स्टैटिक जीके के बन जाते हैं यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें कि जो MDH मसाला जो है 1919 में स्टार्ट की गई थी कंपनी, जो MDH मसाले की कंपनी है, 113 साल पुरानी कंपनी है भाई। तो अगर 1919 की बात करें तो 1919 में जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट डेट हैं, ठीक है। अगर 1919 की बात पूछे तो रोलैक्ट एक्ट जो है वो 18 मार्च 1919 को लागू किया गया था। और 1919 में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और जो गांधी जी का खिलाफत आंदोलन है ये 1919 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग MDH से याद रखेंगे। M फॉर होता है महात्मा गांधी ने जो खिलाफत आंदोलन 1919 में किया। और D फॉर जो अगर बात करें D फॉर डेंजरस, जो डेंजरस रोलैक्ट एक्ट था उसकी बात करें, जो सिडनी रोलैक्ट थे, तो डी से रोलैक्ट एक्ट 1919 में लागू किया गया था। और हमारा H फॉर हत्याकांड, अगर इस तरीके से हम लोग ट्रिक से याद करेंगे तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी। हम लोग 20 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से समानता ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग समानता क्या देखेंगे, जो दे रखा है, पहले जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए इसमें से जैसे अगर जुलाई की बात करें तो जुलाई में हमारे 31 दिन होते हैं, यहाँ पर जुलाई में 31 दिन होते हैं। और अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, जनवरी में हमारे 31 दिन होते हैं, बट जून में जो है वो 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो इसमें देर का फाइंड द सिमिलरिटी अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में समानता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं ना तो ये कर्मागत मंथ है, ठीक है, ये कर्मागत महीने भी नहीं है, ना तो महीनों के दिन सेम है हमारे कि दिन सेम हो। ठीक है, एक में 30 है, एक में 31 है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि इसमें कोई समानता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका 4 जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, सॉरी 21 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है एक विद्यालय में कुल 200 छात्र हैं, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसमें 200 स्टूडेंट हैं, 200 स्टूडेंट का बता रखा है, 3/10 बॉयज़ हैं, 3/10 बॉयज़ हैं। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे जो है वो लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो 60 हमारा लड़के आ जाएंगे, बॉयज़। ठीक है, फिर यहाँ से लड़के हमारे 60 आ जाएंगे। तो अब हमको लड़कियों की संख्या निकालना। तो टोटल देखिए 200 स्टूडेंट हैं, 200 स्टूडेंट से अगर हम 60 लड़कों को घटा देंगे तो बचे हुए जो हमारे हैं 140 वो हमारे क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी। ठीक, तो इस तरीके से हमारा 140 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसमें, चलो करके दिखाते हैं। तो दे रखा है 7 की पावर 2 डिवाइड बाई 7 की पावर 1/2 और पावर ये 4 दे रखा है। तो हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 1 2, 2 दूनी 4, इस तरीके से कर गए। फिर ये 7 की पावर 2 डिवाइड और 7 की पावर 2 ये बचेगा। तो इस तरीके से डिवाइड, तो 7 7 कट जाएगा, बचेगा 1। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे चलते हैं। इसमें रखा है, इसमें देखा निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें वर्ष 2008 से 2009 में विगत महीनों में म्यूचुअल फंड कंपनी की विभिन्न योजनाओं की सदस्यता करोड़ रुपए में दे रखी है। ठीक है, तो इसमें 23 नंबर जो क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन में बताना है यदि किसी योजना की सदस्यता लोकप्रियता का मापदंड है तो विगत महीनों में कौन सी योजना को सबसे लोकप्रिय कहा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें ये जो A B C और D E जो हैं ये म्यूचुअल फंड के नाम हैं। अब इनको बताना है कि जो विगत वर्ष हैं, जो ये हमारे महीने दे रखे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो महीने दे रहे हैं, इन महीनों में कौन सा सबसे लोकप्रिय हमारा म्यूचुअल फंड था। कहने का मतलब सबसे अच्छा रेटिंग किसकी थी। तो सबसे पहले हम जो ये म्यूचुअल फंड हैं इनकी सदस्यता जिन्होंने ली है सबको ऐड कर लेते हैं कि कितने सदस्यता हुई है। तो सबको ऐड कर लेते हैं ABCDE को। तो चलिए हम लोग सम कर लेते हैं। तो अगर A को ऐड करेंगे तो हमारा जो टोटल आ जाएगा, तो A को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 735, B को ऐड करेंगे
तो हमारा 585 आ जाएगा। और सी को टोटल करेंगे तो 265। इसी तरीके से 820 डी का आ जाएगा। और ई का हमारा 1120 आ जाएगा। ई का 1120 आ जाएगा हमारा। तो इसमें देखते हैं ई जो है वो सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड हुआ है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विगत वर्षों में कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मानदंड पर माना गया है, या किसकी सदस्यता सबसे ज़्यादा हुई है। तो जो हमारा ई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 23 है। आप क्वेश्चन नंबर 23 का जो क्वेश्चन है पहला, ये हो जाएगा हमारा ई जो है, क्योंकि इसमें 1120 लोगों ने सदस्यता ली थी इसमें। तो हम लोग इसी का जो क्वेश्चन नंबर 24 है उस पर चलते हैं, देखते हैं। 24 में कह रहा है दिसंबर और जनवरी के बीच योजना ए की सदस्यता के बीच क्या अंतर है। ठीक, तो जो ये योजना ए है इसमें बता रखा है दिसंबर और जनवरी के बीच की जो सदस्यता का अंतर निकालना है। तो जो 160 माइनस 180 करना है बस। तो 160 अंतर निकालने के लिए 160 माइनस 80 कर देंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। 160 कितने दिसंबर में है और जनवरी में हमारे हैं 80 सदस्यता ली है। तो इस तरीके से माइनस करेंगे तो 80 आंसर आ जाएगा, 80 करोड़। ठीक, क्योंकि डाटा जो है 80 करोड़ में दे रखा है, तो राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है निम्नलिखित में से किस महीने में योजनाओं बी और सी की कुल सदस्यता फरवरी 2009 में योजना बी की सदस्यता के बराबर थी। ठीक है, तो फरवरी में जो बी की सदस्यता है, फरवरी में जो ये बी की सदस्यता है, अब हमको बताना है कि जो बी और सी को प्लस करके किस महीने में बराबर सदस्यता थी 150 के। तो अब सबको ऐड करना है, अब बताना है ऐड करके कि 150 किस महीने में बराबर हुई। तो ये 100 होगा, ये 200 होगा, ये हमारा 60 होगा, है नहीं, यहाँ 60 हो जाएगा। बट दिसंबर में देखें तो 110 प्लस 40 ये बराबर हमारा हो जाएगा 150 के। तो अगर दिसंबर महीने का जो है वो म्यूचुअल फंड बी और सी का मिला के फरवरी 2009 के बी के साथ में बराबर है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका दिसंबर। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, दिसंबर 2008 इसका राइट आंसर है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से किस योजना के लिए विगत वर्ष में लगातार कमी आई है। तो अब हमको बताना है कि जो ये दे रखे हैं इसमें लगातार किस म्यूचुअल फंड, जो नाम ABCD हैं, इनमें किस में लगातार कमी आई है। तो हम लोग अगर ई में देखें तो ई जो है पहले 10 था, सॉरी डी जो है इसमें देखें 290 था, 290 से घट के फिर 150 हो गया, 150 से घट के 125 हो गया, इससे घट के 115, फिर 100, फिर 40। तो लगातार जो डी है वही लगातार घट रहा है और इसमें से कोई लगातार नहीं घट रहा। जैसे ए है तो ये तो 200 से 120 हुआ, फिर 45 हुआ, 45 से फिर बढ़ गया। तो इस तरीके से सब घट बढ़ रहे हैं, लेकिन लगातार अगर बात करें तो लगातार हमारा केवल डी ही है जो लगातार घट रहा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है 27 उस पर चले हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है, ये इसमें एक प्रश्न दे रखा है और कथन दे रखे हैं। तो इसमें से बताना है प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें दे रखा है प्रश्न, आज ट्रेन कितने बजे रवाना हुई है। कथन फर्स्ट दे रखा है, ट्रेन सामान्य रूप से समय पर रवाना होती है। कथन सेकंड जो है, निर्धारित प्रस्थान 15:30 पे जाती है। ठीक है, तो जो दो कथन दे रखे हैं तो दोनों कथन से हम लोग ये नहीं निकाल सकते हैं कि कितने टाइम आज, मतलब आज कितने टाइम जो ट्रेन है वो रवाना हुई है, ये नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कथन जो है अपर्याप्त डाटा दिया हुआ है इसमें। तो डाटा सफिशिएंटी का क्वेश्चन है तो इसमें डाटा इनसफिशिएंट हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड डाटा अपर्याप्त है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 2020 के ओलंपिक खेलों में पहली बार शामिल किया जाएगा। तो जो इसमें चारों ऑप्शन है, इसमें कराटे जो है ये 2020 में ओलंपिक खेल में शामिल किया जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कराटे।
तो हम लोग इसका कुछ प्लस पॉइंट देख लेते हैं। तो जो अगर 2020 का जो ओलंपिक गेम था वो तो स्थगित कर दिया गया था जो कोविड-19 के कारण, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि वो पुरानी तिथि क्या थी जो ओलंपिक 2020 में होने वाला था, तो हमारा जो समर ओलंपिक है ये गर्मी के महीनों में होता है। तो ठीक, तो 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 को होने वाला था, बट ये जो वैश्विक महामारी कोरोना है इसके कारण स्थगित कर दिया गया था। तो दोबारा से ये 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में टोक्यो में संपन्न हुआ था ये गेम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो समर ओलंपिक से रिलेटेड हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा एशिया का देश बन गया है जो ओलंपिक गेमों की मेज़बानी करने वाला 2 बार है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा टोक्यो है, जापान है। तो ये अभी तक सबसे ज़्यादा बार एशिया के अंतर्गत आने वाला देश सबसे ज़्यादा बार ओलंपिक गेमों की मेज़बानी कर चुका है 2 बार, ठीक है। अब यहीं पर आपसे करंट अफेयर में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2024 में जो समर ओलंपिक होगा उसकी मेज़बानी कौन करेगा। तो इसकी मेज़बानी करेगा पेरिस, ठीक है। पेरिस कहाँ पे? फ्रांस में है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, ठीक है। और 2028 में अगर आपसे पूछ ले कि जो ओलंपिक का मेज़बानी कौन करेगा, तो लॉस एंजलिस करेगा, ठीक है। लॉस एंजलिस कहाँ पर है? तो ये यूएस में एक राज्य है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में एक शहर है लॉस एंजल, ठीक है। तो 2028 में यूएस में होगा लॉस एंजल एक शहर में ओलंपिक गेम का आयोजन। फिर 2032 की अगर बात करें तो 2032 का जो ब्रिस्बेन है ऑस्ट्रेलिया में है ये तो वहाँ पर मेज़बानी किया जाएगा इसका 2032 का ओलंपिक गेम का। तो ये सारे पॉइंट आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लो, रिवीजन करके ज़रूर जाना। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आप लोगों को बता रहे हैं, पॉइंट बता रहे हैं, इन्हीं सबसे क्वेश्चन पेपर बनेंगे जो CBT 2 का आने वाला है। तो इन सबको ज़रूर पढ़कर जाना आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा गंगा नदी डॉल्फिन है जो ऑप्शन नंबर 3 पे है। तो इसका राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। इसका प्लस पॉइंट ये है कि 2009 में इसे भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो ये भी पूछ सकता है कि मतलब डॉल्फिन जो गंगा नदी की डॉल्फिन है इसको कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? तो 2009 में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा है पानी से भरे एक गिलास में 2 छेद हैं। पहला छेद अकेले गिलास को 9 मिनट में खाली कर देता है और दूसरा छेद अकेले गिलास को 3 मिनट में खाली कर देता है। यदि पानी का सिराव स्थिर दर से होता है तो दोनों छेद एक साथ गिलास को कितने मिनट में खाली कर देंगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन जैसे टाइम एंड वर्क का होता है वह उसी तरीके से होगा इसका भी सोल्यूशन। तो हम लोग जो 2 छेद हैं 2 छेद मान लेते हैं, पहला छेद x है और दूसरा छेद हमारा y है, ठीक है। तो उसने दे रखा है अगर जो पहला छेद अकेला जो है वो 9 मिनट में टंकी को खाली कर देता है और दूसरा छेद अकेले टंकी को 3 मिनट में खाली कर देता है, ठीक। तो उसने पूछा है कि दोनों छेद एक साथ गिलास को कितने मिनट में खाली कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से 9 लीटर जो है कैपेसिटी आ जाएगी हमारी गिलास की, ठीक है, गिलास हो या टैंक हो। तब अब हम y को निकालेंगे, x का निकालेंगे कि x जो है वो 1 मिनट में कितने लीटर पानी का रिसाव करेगी। तो 9 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 लीटर आ जाएगा, 1 लीटर पर मिनट, 1 लीटर पर मिनट जो है x जो है वो x छेद जो है वो 1 लीटर 1 मिनट में पानी का रिसाव करेगा। और वहीं y की बात करें तो 9 से 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 लीटर पर मिनट आ जाएगा, मतलब 3 लीटर 1 मिनट में पानी का रिसाव करेगा y के द्वारा। अगर ये दोनों छेद एक साथ खोल दिए जाएँ तो 4 लीटर हमारा पानी 1 मिनट में निकलेगा, ठीक। तो अगर पूछ रहा है कि दोनों छेद अगर एक साथ खोल दिए जाएँ तो कितना टाइम लगेगा। देखिए 9 लीटर पानी है और दोनों अगर एक साथ खोले जाते हैं तो 4 लीटर 1 मिनट में निकलता है। तो 9 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा निकल कर यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सही 1/4 मिनट लगेंगे टैंक को खाली होने में जब दोनों छेदों से रिसाव साथ में होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है रिक्त स्थान एक श्रृंखला दे रखी, इसको कंप्लीट करना है। तो हम लोग जूम कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है और ये फिर 5 का स्क्वायर है,
मतलब ये सम फिर सम का स्क्वायर, फिर सम का सॉरी ये विषम संख्या है, 3 विषम का स्क्वायर, फिर अगला विषम का स्क्वायर, फिर अगला विषम का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 11, ये भी विषम का स्क्वायर है, बट 7 के बाद 9 विषम आता था, तो इसका मतलब अब विषम का गेम खत्म। यहाँ पर अभाज्य संख्या ली जाएंगी, 3 अभाज्य, फिर 5 अभाज्य, 7, 11, इसके बाद 13 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, उसका भी स्क्वायर किया गया है। तो अब पहली अभाज्य संख्या कौन सी है उसका हमको निकालना, तो सबसे पहली संख्या जो अभाज्य संख्या होती है वो है 2। तो 2 जो है 2 का यहाँ पर स्क्वायर किया जाएगा, तो 2 दूनी 4, इस तरीके से यहाँ पर जो रिक्त स्थान में 4 होगा, तो 4 ऑप्शन नंबर 4 से मैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं उनका स्क्वायर करके श्रृंखला बनाई गई है। तो जो पहला जो रिक्त स्थान है यहाँ पर 4 आ जाएगा हमारा। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर पे दे रखा है, यदि रेस को 4793 के रूप में कूटित किया गया है, फैक्ट को 17995 के रूप में कूटित किया गया है और फोर्स को 16493 के रूप में कूटित किया गया है, तो रिएक्ट के लिए कूट क्या होगा। देखिए इस तरीके का बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रखा है जो है, पहले रेस का हम लोग कोड लिख लेते हैं, RACE। ठीक है, तो इसका कोड दे रखा है, R को 4 से, A को 7 से, C को 9 से और E को 3 से। फिर उसने पूछा है रिएक्ट को, REACT, तो R फॉर 4 हो जाएगा, E से यहाँ पर 3 हो जाएगा, A से 7 हो जाएगा, C से यहीं से 9 हो जाएगा हमारा। तो देखिए इस तरीके 43 और 7 9 किस में मिल रहा है, 43 7 9, 43 7 9, 43 7 9, तो ऑप्शन नंबर 4 से मिला है। यहाँ पर पूरा करने की ज़रूरत भी नहीं। अगर T फॉर देखेंगे तो T फॉर फैक्ट में, फैक्ट से यहाँ पर T निकल आएगा हमारा, T 5 दे रखा है फैक्ट में, तो 5 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 तो इजी क्वेश्चन है रीजनिंग। इसको हम लोग चलते हैं देखते हैं। तो इसमें दे रखा है, मिस्टर अश्वनी ने एक बस को 15% की हानि पर 510 रुपये में बेचा, फिर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए बस को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग करके देखते हैं। तो हम लोग उसी बेसिक फार्मूले से चलते हैं जो हम शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताए हैं। तो सबसे पहले CP आता है, कॉस्ट प्राइस, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस आता है। तो इसमें कह रहा है जो वस्तु है वो 15% की हानि पर बेचा गया है, मतलब -15% की हानि पर बेचा गया, तो 100 से 15 माइनस हो जाएगा तो 85 बचेगा, और प्रतिशत को हम लोग 100 से डिनोट करते हैं, तो 85/100 हो जाएगा। तो लेकिन सेलिंग प्राइस इसमें दे रखा है कि 510 में बेचा गया था। अब हमको कास्ट प्राइस निकालना है। ठीक, तो कास्ट प्राइस निकालने के लिए अब हमको उल्टे चल कर आना है, इस तरीके से उल्टा चल कर आना है CP के पास। तो हमारा CP हो जाएगा, CP = 510, उल्टे चल कर आना है इसलिए 85/100 को उलट देंगे, तो 100/85 हो जाएगा, 100/85। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा CP जो निकल कर आएगा कास्ट प्राइस वो आ जाएगा हमारा 600 रुपया। ठीक, लेकिन अब क्वेश्चन में बता रहा है इस 600 रुपये पर 15% की लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब यहाँ पर SP निकालना है। ठीक, अब यहाँ पर जब SP निकालना है कितने पर, हमारा CP 15% प्लस पे, मतलब प्रॉफिट पे, तो 115/100 हो जाएगा। मतलब हमको CP से SP की तरफ जाना, मतलब सीधे सीधे जाना है। तो SP के लिए हमको हो जाएगा 600 गुणे 115/100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा SP निकल आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 690। 690 रुपये में हमको, अगर वस्तु को जो बस दे रखी है 690 रुपये में बेचेंगे तो हमको 15% का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 690। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 पे चलते हैं। रखा है, रीडू के लिए मानक विंडोज़ कीबोर्ड में शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है। तो देखिए जो लोग अगर CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ में टाइपिंग की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो जो भाई लोग अगर टाइपिंग तैयारी कर रहे हैं तो उनको भली बात पता होगा कि जो MS वर्ड पे हम लोग टाइपिंग करते हैं तो उस पर Ctrl+Shift+Z का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है रीडू। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तो इसका मतलब होता है रीडू। अगर रीडू को मतलब हम बताएं तो अगर रीडू मतलब होता है जो अंडू होता है, अंडू का जस्ट उल्टा होता है। और अंडू क्या करता है, अंडू अगर Ctrl+Z करेंगे तो अंडू ये होता है। अंडू में क्या किया जाता है, जो डिलीट किया हुआ टेक्स्ट होता है वो फिर से आ जाता है। ठीक, जो अगर डिलीट कर दिए हुए, अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो कोई बैक स्पेस से डिलीट कर दिए तो Ctrl+Z से वो चीज़ वापस आ जाएगी। ठीक है, तो फिर से वापस आ जाएगा, यहाँ से Ctrl+Z से फिर से वापस आ जाएगा, फिर से
वापस। और कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होता है अंडू, अंडू। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड का मतलब होता है रीडू। और इसकी और एक शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस वाई। अगर कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तब भी रीडू ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों की आपको कंफ्यूज कर सकता है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड से भी रीडू होता है और कंट्रोल प्लस वाई से भी रीडू होता है। तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। और कंट्रोल प्लस माइनस जो है इससे हम लोग जूम आउट करते हैं, और कंट्रोल प्लस और यहाँ पर प्लस से जूम इन करते हैं, मतलब बड़ा करते हैं। फिर अगर यहीं पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, इसका मतलब होता है फाइंड एक्शन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 पे चलते हैं। 35 में दे रखा है 14, 28 और 21 का चौथा समानुपाती क्या होगा। तो इजी क्वेश्चन है, चलिए करके दिखाते हैं। चौथा समानुपाती निकालना है, तो जो चौथा समानुपात है उसको हम लोग x मान लेंगे। तो इस तरीके से हमारा x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करने पर ये 28 है, सॉरी 24 की जगह पर हम 28 है। तो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके हमको x की वैल्यू निकालनी है, मतलब चौथा समानुपात निकालना है। तो इस तरीके से हमारा x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 2 एकम 2 और 14 दूना 28, तो 14 तियाँ 42। तो इस तरीके से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 42। तो जो चौथा अनुपात है वो हमारा 42 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 36 पे दे रखा है किस बैंक के बोर्ड ने स्वयं के साथ भारतीय महिला बैंक लिमिटेड के विलय की योजना को मंजूरी दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो स्टेट बैंक जो है ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में दे रखा है महाराष्ट्र में स्थित मुरुद जंजीरा का किला हर तरफ से घिरा हुआ है। तो जो महाराष्ट्र में मुरुद जंजीरा किला है ये हर तरफ जल से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटर, जो जल से घिरा हुआ है। इसकी आप लोग फोटो भी देख लो जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि मुरुद किला किस तरीके का है और ये किससे घिरा हुआ है। तो जल से घिरा हुआ है, इसका मतलब जल के बीचों बीच में बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 पे चलते हैं। इसमें रखा है एक इंटरनेट बिल की कीमत 2 मिनट 30 सेकंड के लिए 6 रुपया है। 2 मिनट 20 सेकंड के लिए कीमत रुपयों में क्या होगी, दशमलव के एक अंक तक पूर्ण अंकित कीजिए। तो चलिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और रिपीटेड भी क्वेश्चन है जो हमने पिछले सेट करवाए हैं। तो सेट नंबर जो 5B है उसमें क्वेश्चन नंबर 106 पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर भी देख लेना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सेट 5B में 106 नंबर क्वेश्चन पे पूछा गया। तो चलिए करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो 2 मिनट और 30 सेकंड है इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 मिनट 30 सेकंड, तो इसका हो जाएगा 150 सेकंड, 150 सेकंड, ठीक। तो 150 सेकंड हो गया। अब इसमें कह रहा है कि जो 150 मतलब 2 मिनट 30 सेकंड का जो रुपया दे रखा है, दाम दे रखा है, वो कितना है 6 रुपया लिया जाता है। तो अब यहाँ से हम लोग 1 सेकंड का दाम निकाल लें, 1 सेकंड का दाम निकाल लें तो हो जाएगा 6/150, ये रुपये में आ गया। अब क्वेश्चन में बताया गया है, पूछ रहा है कि 3 मिनट और 20 सेकंड, 3 मिनट 20 सेकंड के दाम कितना होगा। तो 3 मिनट 20 सेकंड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो 200 सेकंड हो जाएगा। और 200 सेकंड का दाम निकालना है तो 1 सेकंड का जो दाम दे रखा है 6/150, इसको हम लोग 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा राइट आंसर है वो 8 रुपया आ जाएगा। 200 सेकंड का 8 रुपया आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है रिक्त स्थान भरिए। भारत का संविधान लोकसभा के आकार पर रिक्त स्थान निर्वाचित सदस्यों के अलावा एक सीमा रखता है। इसके अलावा एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य हैं। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 550 एंड 2। तो 2 जो है ये एंग्लो इंडियन की सीटें हैं और 550 हमारी संवैधानिक सीटें हैं, ठीक, लोकसभा के। तो इससे हम लोग कुछ प्लस पॉइंट याद रखते हैं क्योंकि जो एंग्लो इंडियन की सीटें हैं, आरक्षित सीटें, इस समय इनको हटा दिया गया है। तो जनवरी 2020 में जो एंग्लो इंडियन की आरक्षित सीटें थी वो 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है इसको, ठीक है। तो अगर यहीं पर आपसे पूछे राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं तो एम वेंकैया नायडू हैं, ठीक है। और
ये भी पूछ सकता है राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष भारत के कौन होते हैं। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का वर्तमान राज्यसभापति होता है। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग अगर लोकसभा की सीटों की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे हमारी जो है 543 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम सीटों की संख्या की बात करें तो मैक्सिमम हमारी 550 हैं, और राज्यसभा की सीटें जो हैं वो 245 हैं प्रेजेंट टाइम पे, बट मैक्सिमम जो लिमिट है इनकी ये 250, मतलब 250 से ऊपर सीटें नहीं हो सकती हैं। ठीक, तो ये सब प्लस पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 पे चलते हैं। 40 वाला क्वेश्चन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग सेट में पूछा गया है और डी ग्रुप में भी पूछा था कई बार, तो इसको हम लोग करके चलते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं। तो इसमें दे रखा है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण 168 डिग्री है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम आप लोगों को आंतरिक कोण जो दे रखा है वो बताते हैं कौन सा आंतरिक कोण है। तो कोई भी बहुभुज दिया हो इस तरीके से, अगर अब बहुभुज दे रखा है तो आंतरिक कोण इसमें दे रखा है 168 डिग्री, ये 168 डिग्री है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर बाह्य जो कोण है बाह्य कोण की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो भुजाओं की संख्या होती है भुजाओं की संख्या बराबर जो होता है हमारा वो 360 बटे जो होता है बाह्य कोण होता है। बाह्य कोण ये फार्मूला हमारा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 360 डिग्री मतलब जो पूरा कोण बनता है, ठीक है, ये जो पूरा कोण बनता है ये तो 360 डिग्री, लेकिन बाह्य कोण अब कैसे निकालेंगे। तो बाह्य कोण देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर ये सीधी लाइन हम लोग खींच दें तो यहाँ से यहाँ जो टोटल बनेगा एंगल वो 180 डिग्री बनेगा। तो बाह्य कोण हमको केवल इतना बाह्य कोण चाहिए, ये वाला कोण चाहिए। तो बाह्य कोण निकालने के लिए 180 से हम लोग जो आंतरिक कोण दिया होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो 180 से हम लोग 168 माइनस करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूले पे रख देंगे 360 बटे 12, 12 कम 12, 12 3 36, इस तरीके से हमारी 30 भुजाएं आ जाएगी। तो इस तरीके से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है पेड़ की शाखा पर बैठा एक बंदर अचानक जमीन की ओर नीचे गिरता है, यह रेगिस्तान का एक उदाहरण है। तो ये राइट आंसर है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, तो अगर ऊर्जा संरक्षण की हम लोग परिभाषा की बात करें तो ये होता है ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है, बस ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है केपलर के नियम। तो केपलर के नियम जो है वो सौरमंडल के ग्रहों की गति के बारे में बताते हैं। न्यूटन का गति का तीसरा नियम जो है ये क्रिया प्रतिक्रिया का बल है। जैसे कि हम लोग दीवार पे बॉल को मारते हैं तो वापस आता है, बंदूक से जब गोली चलाते हैं तो पीछे को झटका मारती है, या नाव से जब हम लोग नदी के किनारे पर कूदते हैं तो नाव पीछे चली जाती है। ये सब न्यूटन के तीसरे गति के नियम हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है 2 साइकिल 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलना प्रारंभ करती हैं और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। विपरीत दिशा से घर की ओर आ रही महिला को साइकिल से 8 मिनट के अंतराल पर मिलने के लिए किस चाल से चलना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो साइकिलों के बीच की दूरी है वो निकाल लेते हैं। तो जो साइकिलों के बीच की दूरी होती है, बीच की दूरी का फार्मूला होता है, बीच की दूरी का जो फार्मूला है वो होता है चाल गुणे समय। तो इसमें चाल दे रखी है, जो साइकिल की चाल है वो दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती, और टाइम जो दे रखा है इनके साइकिलों के बीच का जो अंतराल दे रखा है वो 10 मिनट दे रखा है। ठीक है, तो 10 मिनट को हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से डिवाइड करके। तो इस तरीके से साइकिल के बीच की जो दूरी है वो हमारी आ जाएगी 1 किलोमीटर। अब हम लोग जो महिला की चाल है वो हम लोग मान लेते हैं, महिला की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दे नहीं रखा है। तो महिला की चाल हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटे मान लेते हैं महिला की चाल। अब जो साइकिल और महिला की चाल है वो क्या हो जाएगी, तो हम लोग साइकिल और महिला की चाल, साइकिल प्लस महिला की चाल जो है वो हो जाएगी। महिला की चाल हमने x माना है और जो साइकिल की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x + 6 हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर अब हम लोग समय निकालें तो जो समय है, समय इक्वल टू है वो बता रहे हैं साइकिल, देखो यहाँ पर साइकिल भी चलेगी साथ में और महिला भी चलेगी। तो इन दोनों के चलने पर उसने क्वेश्चन में पूछा 8 मिनट बाद वो
कहाँ पर मिलेंगे, तो वो स्पीड हमको निकालनी है। ठीक है, तो अब जो समय है वो 8 मिनट बाद हमको निकालना है, तो 8 मिनट को हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। 8 मिनट बाद तो समय जो दूरी है 1 किलोमीटर, दोनों साइकिलों के बीच की गैप है 1 किलोमीटर, और जो दोनों लोगों की चाल है, साइकिल और महिला की चाल जो है, दूरी बटे चाल होता है समय का फार्मूला, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर जो चाल हम लोग है x+6 है, तो यहाँ से अब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकल के आएगी हमारी 1.5 किलोमीटर पर हावर। तो जो है महिला की जो विपरीत दिशा से जो महिला आ रही है उसकी चाल होगी हमारी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी, तो 8 मिनट के अंतराल पर वो मतलब साइकिल चालक से मिल जाएगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में दे रखा है 8% और 10% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 3 रुपया है, तो विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, जो सेट नंबर 5B है उसमें क्वेश्चन नंबर 84 पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें जो लाभ दे रखा है, जो प्रॉफिट है, लाभ का अंतर दे रखा है, तो उसमें 10% माइनस 8% के जो लाभ प्रतिशत जो दे रखा है, इसका अंतर दे रखा 3 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ से जो अंतर निकल के आएगा 2% बराबर 3 रुपया, तो यहाँ से हम लोग कास्ट प्राइस निकाल लेंगे। कास्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो जो 2% है इसको हम लोग 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 100% जो निकल के आ जाएगा। 100% हमारा CP निकल के आ जाएगा, तो CP इक्वल टू 100%। तो 50 से इधर मल्टीप्लाई किए तो 50 से इधर भी कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा 150 रुपया जो है वो कास्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा यहाँ से। अब उसने पूछ रखा है कि जो विक्रय मूल्य है 8% लाभ पर और जो विक्रय मूल्य 10% के लाभ पर जो है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए सेलिंग प्राइस कितने पर, जब 8% का प्रॉफिट हो रहा है तो तब सेलिंग प्राइस कैसे, 150 रुपया कास्ट प्राइस है और 108, 8 का मतलब 108 का मतलब 8% प्रॉफिट हो रहा है अपॉन 100। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 162 रुपया आ जाएगा सेलिंग प्राइस एट 8% प्रॉफिट। फिर दोबारा हमको निकालना है सेलिंग प्राइस 10% का जब प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से 150 का जो कास्ट प्राइस हमारा 150 निकल के आया है, 110 मतलब 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 10 जोड़ेंगे 10% प्रॉफिट अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 165 रुपया हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है हमको, तो रेशियो हमारा हो जाएगा 162 रेशियो 165। ठीक, अब 162 जो है ये 165, इसको 162 और 165 को हम लोग 60 है और 165 है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और थोड़ा इजी कर देते हैं। तो देखिए 165 जो है वो 3 से कट रहा है, तो 3 × 25 15, 3 × 25 15, और 162 भी 3 से कट रहा है, तो 3 × 25 15 और 3 × 4 12। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा मैच करने वाला, तो 54:55। तो इसका अनुपात जो निकल के आ गया है ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में दे रखा है संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन ने 2 अक्टूबर 2016 को भारतीय संगीत किंवदंती रिक्त स्थान का एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 में है ये MS सुब्बुलक्ष्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो MS सुब्बुलक्ष्मी जो हैं, इसमें एक और प्लस पॉइंट बन रहा है यहाँ से, अगर MS सुब्बुलक्ष्मी जो हैं ये पहली भारतीय गायिका थी जिन्हें भारत रत्न मिला था। ठीक, और अब यहाँ से यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन ये बन रहा है, तो हम लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं प्लस पॉइंट। तो अगर यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं जिनको हम लोग सेक्रेटरी जनरल भी कहते हैं, तो उनका नाम क्या है प्रेजेंट टाइम पे, तो एंटोनियो गुटेरस हैं महासचिव, जो कौन है एंटोनियो गुटेरस। और जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क सिटी में है, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। तो ये पॉइंट भी हम लोग याद रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 पे दे रखा है टेलेक्स का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टेली प्रिंटर एक्सचेंज। ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से लिखित डेटा भेजने के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, इसका उपयोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था, जो टेलेक्स है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे दे रखा मानव विकास सूचकांक
पर यूएनडीपी की रिपोर्ट किस आधार पर देशों की तुलना नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा निगम संचालन या कारपोरेट प्रशासन। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मानव विकास सूचकांक से आया है ये क्वेश्चन। तो इस पर एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो आपसे पूछ सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है HDI, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, मानव विकास सूचकांक 2021 का हमारा कितना रहा, हमारे भारत का कितना है? तो 2021 के अकॉर्डिंग जो हमारा मानव विकास सूचकांक है वो 131 है। कितने देशों में? तो 189 देशों में 131वीं रैंक है हमारे देश की 2021 की रैंक। अगर वहीं पर हम बात करें 2020 में हमारी मानव विकास सूचकांक कितना था, तो 2020 में भी 131 रैंक थी हमारी, 19 में 129 रैंक थी, 18 में 130 थी। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन रहा है कि अगर पूछ ले मानव विकास सूचकांक में सबसे शीर्ष पर कौन सा देश था, तो 2021 में और 20 में 19 में तीनों साल सबसे शीर्ष पर हमारा नॉर्वे था। जो नॉर्वे देश है नंबर 1 पर था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो ये कुछ प्लस पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में दे रखा है एक कक्षा परीक्षा में एक छात्र ने 25 में से 8 अंक प्राप्त किए, छात्र के अंकों का प्रतिशत क्या होगा? तो ये देखिए बहुत ही ईजी, जैसे हम लोग हाई स्कूल में अपने प्रतिशत निकालते थे उसी तरीके से निकाल लेंगे। जैसे पूर्णांक इसमें 25 का दे रखा, 8 नंबर उसने पाया है, तो 100 से मल्टीप्लाई करके हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। तो इस तरीके से 32% निकल आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है यदि P का अर्थ घटाओ, Q का अर्थ विभाजन, R का अर्थ जोड़ और S का अर्थ गुणा है तो जो ये दे रखा है 15 Q 3 R 24 P 12 S और 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है। इसमें देखिए इसमें P को क्या कहा है? P को माइनस कहा है, Q को डिवीज़न कहा है, R को प्लस कहा है और S को मल्टीप्लिकेशन कहा है। फिर बॉड मास लगा देंगे हम लोग, फिर जो वैल्यू आएगी वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करके हम लोग दिखा देते हैं। तो इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 24, फिर हमारा हो जाएगा 5 + 24 - 24, तो ये 24 से कैंसिल हो जाएगा, राइट आंसर हमारा 5 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 पे चलते हैं। 49 में दे रखा है नागालैंड में दिसंबर के पहले सप्ताह में निम्न में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्नबिल त्यौहार। जो हार्नबिल त्यौहार है ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। ठीक है, हार्नबिल एक जो पक्षी का नाम है, जो ये बड़ी पक्षी है और कलरफुल पक्षी होती है, उसका नाम है। और इस पर कुछ और प्लस पॉइंट बन रहे हैं। ये जो वाडेश्वर मेला है ये राजस्थान में मनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे है। और जो थर्ड पे है बोहागियाओ विशु जो मेला है, ये जो आदिवासी त्यौहार है असम में मनाया जाता है। बोहागियासो विशु आदिवासी त्यौहार जो है ये असम में मनाया जाता है। और जो भगोरिया त्यौहार है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो इस तरीके से ये सारे जो ऑप्शन से हमारे कुछ उत्तर बन रहे हैं उनको भी हम लोग याद रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे दे रखा है कि जो 7.7 डिवाइड बाई 100 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये इजी क्वेश्चन है, अब हो जाएगा। तो चलिए एक बार करके दिखा देते हैं। तो इसमें दे रखा है 7.7 बाई 100। तो देखिए जैसे इस तरीके से अगर 100 दे रखा है या 10 दे रखा है, तो जितने जीरो हैं, तो अगर 100 को हटाएंगे तो ये दशमलव उतने ही अंक पीछे खिसक आएगा। तो 2 जीरो हमने हटाए हैं तो 2 अंक पीछे खिसक आएगा, 7 और 0, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यू हो जाएगी 0.077। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 पे चलते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से है क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं स्टेटमेंट दे रखा है कि सभी महिलाएं शादीशुदा हैं, कुछ महिलाएं शिक्षित हैं। तो चलिए हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो वेन डायग्राम में सभी महिलाएं हैं, महिलाएं जो हैं, सभी महिलाएं क्या हैं? वो शादीशुदा हैं। सभी महिलाएं क्या हैं? शादीशुदा हैं। तो ये शादीशुदा हैं हमारी। और कथन सेकंड दे रखा है कुछ महिलाएं शिक्षित हैं। तो जो हमारी कुछ महिलाएं हैं वो शिक्षित हैं। कुछ महिलाएं जो हैं वो शिक्षित हैं।
तो कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन फर्स्ट दे रखा है, कुछ महिलाएं शादीशुदा हैं। तो देखिए राइट हो जाएगा, कुछ महिलाएं जो हैं वो शादीशुदा हैं। ठीक, तो कुछ महिलाएं शादीशुदा हैं तो सही हो जाएगा। फिर निष्कर्ष जो है सेकंड दे रखा, कुछ शादीशुदा महिलाएं शिक्षित भी हैं। तो देखिए कुछ महिलाएं जो हैं ये शिक्षित भी हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों इसमें फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे दे रखा, हर साल विश्व शेर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 10 अगस्त को मनाया जाता है। और अगर हम लोग वहीं पर बात करें कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे शेर दिवस को तो बता दिया गया कि 10 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन आपसे पूछ सकता है बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व बाघ दिवस हमारा 29 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, तो ये भी याद हम लोग रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 पे चलते हैं। इसमें देखा है, रिक्त स्थान द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो जो बेरन द्वीप है यहाँ पर ये अंडमान सागर में स्थित है। तो ये एक सक्रिय भारत की ज्वालामुखी है। तो ये हम लोग याद रखेंगे, ये आने वाले जो CBT 2 है या RRBD ग्रुप में पूछ सकता है हमारा क्वेश्चन, तो इसको याद रखेंगे हम लोग। तो यहाँ से कुछ और भी हम लोग प्लस पॉइंट याद रख लेते हैं, जैसे जो स्ट्रोम्बोली एक प्रसिद्ध वर्तमान सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली के उत्तर में लिपरी द्वीप पर स्थित है। तो ये जो स्ट्रोम्बोली है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो दुनिया की बहुत बड़ी इस समय प्रेजेंट टाइम पे ज्वालामुखी है जो सक्रिय है। तो स्ट्रोम्बोली को हम लोग इसमें दे रखा है, यदि कॉट एक्स जो है 5/12 है तो सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल से जो लाल बटे कक्का का फार्मूला यूज करके इसमें सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ इसको थीटा मानेंगे, थीटा मान लिए। तो जो कॉट थीटा है वो क्या हो जाएगा हमारा लाल बटे कक्का से। तो चलिए लाल बटे कक्का, तो ये हमारा कॉट होता है, ये हमारा सेक होता है और ये कॉसेक होता है। तो आधार बटे लंब हमारा कॉट एक्स होता है। तो कॉट एक्स हमारा हो जाएगा कॉट थीटा या कॉट एक्स बराबर हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। तो कॉट एक्स बराबर आधार हमारा दे रखा है, इसमें आधार हमारा 5 हो जाएगा और लंब हमारा 12 हो जाएगा। तो 12 बरियम 144 और 5 25 144 125 को ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा। उसका रूट निकालेंगे 13। तो इस तरीके से हमारा कर्ण 13 निकल के आ जाएगा। यहाँ से 13 निकल के आ गया। तो अब सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सेक एक्स हमारा क्या होता है, सेक एक्स यहाँ से हम निकालेंगे कर्ण बटे आधार, प्लस में कॉसेक एक्स क्या है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब सबकी वैल्यू हमको पता है, कर्ण है हमारा 13, आधार है 5, प्लस कर्ण हमारा है 13 और लंब है 12। तो इस तरीके से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 121/60, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड से मैच हो रहा है। ठीक, तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा है 48 का 15% क्या है। तो इजी क्वेश्चन है। तो 48 का 15%, 48 का 15% का मतलब 100 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 570/100। अब 100 है तो 100 को हटाएंगे, 10 हमारा 2 अंक पहले लग जाएगा। 5.75 इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 5.70। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 एक सीरीज से है, तो जूम कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो इसमें रिक्त स्थान, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कुछ जैसे ACE, ठीक है, तो A से F हुआ है यहाँ पर, मतलब A में क्या किया गया है +5 ऐड किया गया है तो F आ गया। उसी तरीके से C में +5 किया गया है तो H आया है, और E में +5 किया गया है तो J आ गया है। तो उसी तरीके से हम लोग इधर भी निकाल लेंगे +5 करके। तो O में +5 करेंगे
एस में +5 करेंगे, क्यू में +5 करेंगे और ओ में भी +5 करेंगे। तो ओ में +5 करेंगे तो हमारा हो जाएगा टी, ओ में +5 करेंगे तो हो जाएगा, सॉरी क्यू में +5 करेंगे तो वी हो जाएगा, और एस में +5 करेंगे तो हमारा एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से टी वी एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मैच हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है एक परिवार में 6 सदस्य पी, क्यू, आर, एस, टी और यू है। तो चलिए 6 सदस्य हैं जिनका पी, क्यू, आर, एस, टी, यू नाम है। तो उसमें कह रहा है क्यू आर का पुत्र है। क्यू कौन है? तो आर का पुत्र है। आर का पुत्र कौन है? क्यू है। क्यू पुत्र है, इसका मतलब ये मेल होगा। फिर उसमें कह रहा है लेकिन आर जो है क्यू की माता नहीं है। तो जो आर है ये माता नहीं है, इसका मतलब ये पिता है। पिता का मतलब ये मेल हो जाएगा। फिर उसमें कह रहा है पी और आर एक विवाहित जोड़े हैं। पी और आर, जो आर है, आर के साथ पी जो है ये विवाहित जोड़ा है। तो मतलब ये मेल है तो ये फीमेल होगा, मतलब ये वाइफ है। आर की वाइफ कौन है? पी वाइफ है। फिर उसने कहा कि टी आर का भाई है। जो टी है वो आर का भाई है। तो भाई का मतलब ये भी मेल होगा। फिर उसने आगे कहा है एस पी की बेटी है। जो एस है वो पी की बेटी है। बेटी का मतलब ये भी फीमेल होगी, एस। फिर उसने कहा यू जो है क्यू की बहन है। क्यू की बहन कौन है? यू बहन है, इसका मतलब फीमेल हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए कह रहा है, जो सब क्वेश्चन इसका है, इस परिवार में पुरुषों और महिलाओं से अनुपात क्या है। तो पुरुष और महिलाओं में अनुपात निकालना है। तो देखिए एफ फीमेल एक यहाँ पर है, तो एक महिला हो गई यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर और तीसरी यहाँ पर। जब 3 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं तो 3 पुरुष भी होंगे, क्योंकि 6 लोग हैं परिवार में। तो 3/3 मतलब 1/1। तो इस तरीके का 1/1 1:1 निकल कर आएगा पुरुष और महिलाओं में। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 58 इसी का एक और है। तो उसमें कहा है कि यू के कितने भाई हैं। ठीक है, तो जो यू है, यू के कितने भाई हैं। तो देखिए ये जो नीचे वाली हैं ये संतानें हैं। आर की संतान एम है, सॉरी आर की संतान क्यू है और एस है और यू है। तो उसमें ये पूछा है यू के कितने भाई हैं। तो देखिए यू का केवल एक भाई है। यू का भाई जो है क्यू, ये मेल है इसलिए एक भाई है। और एस जो है ये यू की बहन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है एक सही हो जाएगा। यू के कितने भाई हैं? तो एक भाई है केवल। ठीक है, फिर 59 नंबर क्वेश्चन में कहा है पी का पुत्र कौन है। ठीक है, तो देखिए पी जो है, पी का पुत्र ये है। पी का पुत्र क्यों है, तो क्यों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पी का पुत्र कौन है? क्यों है। और बाकी जो एस है ये तो पुत्री है और यू भी पुत्री है, पी की पुत्री है। ठीक है, लेकिन पुत्र क्यों है हमारा। तो इस तरीके से एक देखिए एक डायग्राम से 3 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 60 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 पे दे रखा है तो क्वेश्चन नंबर 60 पे दे रखा है, ये एक श्रृंखला दे रखी है। श्रृंखला दे रखी है, जैसे इसमें दे रखा है पी ए एल ई, श्रृंखला नहीं सॉरी रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसमें रिक्त स्थान पे पूछा है क्या आएगा। तो देखिए पी एल ई जो है, इसी का हम लोग अगर जैसे एल जो है दूसरे नंबर का है लास्ट से, इसको पहले नंबर पे ला दिया गया है। ठीक है, पहले नंबर पे आ गया है एल और लास्ट वाला ई ये दूसरे पे आ गया है ई, और ए जो है ये तीसरे पर आ जाएगा और पी जो है हमारा वो लास्ट में आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमको कोड बनाना है जो पी ओ एस है पॉस का। तो सबसे पहले हमारा एस आ जाएगा, उसके बाद एच आएगा, फिर ओ आएगा हमारा और लास्ट में हमारा पी हो जाएगा। तो शॉप जो हमारा कोड बनेगा ऑप्शन नंबर 4 से मैच हो रहा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा। तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन हैं 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहीं पर। इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं क्योंकि जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो जो बचे हुए आगे के 60 क्वेश्चन हैं उनको हम अगले सेट में सॉल्व करवाएंगे। तो जो भाई लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको ऑन कर लें, जिससे कि जो हम अगला सेट डालें तो सबसे पहले आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।